बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11, इसका जो हमने टॉपिक कल क्लोज किया वो था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने इस थ्योरी को पढ़ा। पहले तो हमने जनरल तौर पे पढ़ा जी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के एतबार से। फिर हमने स्पेसिफिकली गैसेस के हवाले से पढ़ा कि जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट गैसेस जो है ये क्या है। कुछ पोस्टुलेट्स थे, वो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए और फिर हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया। प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रू वी बार स्क्वायर। ये रू जो है वो डेंसिटी होती है, जबकि वी बार जो है ये एवरेज या मीन वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। फिर हमने कल की क्लास में इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये 4 टास्क किए थे। हमने एक तो ये फॉर्मूला बनाया था काइनेटिक एनर्जी का 3/2 kT। उसके बाद हमने प्रूफ किया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। फिर हमने जो बोयल्स लॉ है उसको वेरीफाई किया और उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई किया। ये चारों काम हमने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए किए थे। सो यहाँ पर हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कहेंगे जी हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, हीट कैपेसिटी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, असल में ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक है हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स होती है। फिर इनके दरमियान कुछ फॉर्मूलोज को देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, ये होती क्या है और इनके फॉर्मूले क्या है ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट आप जानते हैं जी एक एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट को गर्म या ठंडा कर रही है। अगर ज्यादा होती है हीट तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर हीट कम है तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा। ये तो हीट के बारे में तो आप जानते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ ही रहे। जबकि कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश। द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी इज गुंजाइश, कि किसी भी चीज में कितनी कैपेसिटी मौजूद है। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है जी? ये होता है जी अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, क्या है जी हीट कैपेसिटी? किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी से मुराद होती है कि हम उस ऑब्जेक्ट में कितनी हीट दें, अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट दें कि उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाए। अब यहाँ यूनिट मायने नहीं रखता, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री फारेनहाइट भी हो सकता है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता यहाँ यूनिट का। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो क्या है जी हीट कैपेसिटी? कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी अगर उसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आपको उसका 46 करना है, 46 है तो 47 करना है, 47 है तो 48 करना है। यानी अगर आपने उस ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं आप, सो इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए होगी उसको कहते हो आप हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक मैंने सोल्यूशन या एक लिक्विड रखा हुआ है। सपोज करें ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड का जो करंट टेम्परेचर आ रहा है जी T1 कह लें आप, कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, ये मैंने इसको हीट सप्लाई करना शुरू करी। अब हीट इसके अंदर जाती जाएगी, इसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। सपोज करें जी अब इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया T2, अब इसका टेम्परेचर 96 से 1 डिग्री बढ़ गया और अब हो गया इसका 97 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो अब मैं ये देखूंगा कि मैंने कितनी हीट सप्लाई करी। सपोज करो जी मैंने 2000 जूल्स जो है वो हीट सप्लाई की है, तो ये 2000 हीट सप्लाई की है, ये कहलाएगी इस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को देखो ना, मैंने 1 डिग्री बढ़ाया 96 से 97। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको कितनी हीट चाहिए, इसको आप कहते हो हीट कैपेसिटी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पानी है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है आपको। अब आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो कहलाएगी पानी की हीट कैपेसिटी।
अगर आपके पास पेट्रोल है, उसका आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए, वो कहलाएगी पेट्रोल की हीट कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी से मुराद होगा कि अगर हम उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें कितनी हीट दरकार होती है, कितनी हीट चाहिए होगी। जितनी हीट मैं दूंगा वो उसकी जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देगी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 2000 है। इसका मतलब है कि मैं पानी को अगर 2000 जूल हीट देता हूँ तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी कि सपोज करें शुगर सोल्यूशन है, उसका हीट कैपेसिटी जो है वो 4000 जूल है। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर उस शुगर सोल्यूशन को 4000 जूल एनर्जी दूंगा, हीट दूंगा, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। जो भी टेम्परेचर होगा उसमें एक इजाफा हो जाएगा। 96 है तो 97 हो जाएगा, 97 है तो 98 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसको आप कहते हो हीट कैपेसिटी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जबकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला। ठीक है जी। सी क्या है, हीट कैपेसिटी, डेल्टा क्यू क्या है जो आपने हीट दी है, और डेल्टा की क्या है जी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपने टेम्परेचर में कितना तब्दीली कर दी। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। जबकि इसका यूनिट जो है वो होता है जूल्स पर डिग्री केल्विन। बता रहा हूं मैं, यहाँ पे केल्विन भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, वो सेंटीग्रेड भी हो सकता है। टेम्परेचर का यूनिट यहाँ मायने नहीं रखता। ठीक है। ये जूल्स पर केल्विन भी हो सकता है, इसको हम जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। सो ये हीट कैपेसिटी होती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपने कितनी हीट चाहिए, इसको आप हीट कैपेसिटी कहते हो। सी से इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जबकि इसके यूनिट क्या होंगे, जूल्स पर डिग्री। केल्विन भी हो सकता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। पहले तो जरा इस पर बात करते हैं कि जी टेम्परेचर का यूनिट यहाँ मायने क्यों नहीं रखता। यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट हम कह रहे हैं ना, केल्विन भी हो सकता है, सेंटीग्रेड भी हो सकता है, क्यों मायने नहीं रखता। याद रखिएगा, जहां पर भी जिस फॉर्मूले में भी डेल्टा टी आ रहा होता है, जिस फॉर्मूले में भी डेल्टा टी का मतलब आप जानते हैं जी, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो जिस फॉर्मूले में भी डेल्टा टी आएगा वहां फिर टेम्परेचर का यूनिट मायने नहीं रखता, कोई सा भी यूनिट हो, बात एक ही है, जिस फॉर्मूले में भी डेल्टा टी आएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास टेम्परेचर है, सपोज करें इनिशियल टेम्परेचर है लेट सपोज 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया है जी, इसका सपोज करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये मैंने अभी सेंटीग्रेड में रखे हैं टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 2, फाइनल टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां जरा डेल्टा टी निकालें आप। डेल्टा टी क्या होता है जी, T2 माइनस T1। तो T2 आपके पास है 4 माइनस T1 आपके पास है 2, तो कितना आ रहा है डेल्टा टी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ रहा है जी डेल्टा टी, ये आ रहा है। ठीक है। चले अब इसका यूनिट कन्वर्ट करते हैं। सेंटीग्रेड को केल्विन में लाने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी 275 केल्विन। सिमिलरली इसका भी टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसका यूनिट 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 270, 437 277 केल्विन। अब आप इसका केल्विन में निकालें जरा डेल्टा टी। डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है जी। 277 277 में से आप माइनस करें 275, स्टिल आपका देखें जी डेल्टा टी क्या आ रहा है, अब भी आपका आ रहा है 2। ठीक है, 2 केल्विन। बात एक ही है। ठीक है। अगर आप डेल्टा टी निकाल रहे हो तो आपका टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो तब भी डेल्टा टी सेम आ रहा है, अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर लेके जाएंगे तब भी डेल्टा टी सेम आ रहा है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, मैंने आपको करके दिखाया कि डेल्टा टी के अंदर अगर हमारे पास चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज, अगर हम फॉर्मूले में टेम्परेचर का चेंज आ रहा होता है तो फिर उस फॉर्मूले में हम टेम्परेचर के यूनिट को इतनी अहमियत नहीं देते। हमारे पास उस सिचुएशन में उन फॉर्मूलों में अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में तो हम सेंटीग्रेड में ही रखेंगे, केल्विन में है तो केल्विन में ही रखेंगे। क्योंकि आप अगर टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में रख के डेल्टा टी निकालेंगे या केल्विन में रख के डेल्टा टी निकालेंगे, एक ही बात है, सेम आएगा। सो इस वजह से हमने जो है टेम्परेचर के यूनिट को इस हिस्से में अहमियत नहीं दी। तो देख लें जी फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है। तो इसलिए हम यूनिट में जूल्स पर डिग्री केल्विन भी शो कर सकते हैं, जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड भी शो कर सकते हैं।
तो अब छोटे से एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। सपोज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लिक्विड कह लो आप। मैंने इसका शुरू का टेम्परेचर जब नापा T1 तो निकला 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इसको हीट प्रोवाइड की जी 10,000 जूल, 10,000 जूल प्रोवाइड की हीट। और अब मैंने इसका टेम्परेचर नापा T2, तो अब इसका निकलता है जी, सपोज करें 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर था 6 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इसको हीट दी 10,000 जूल्स, और अब इसका टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री बढ़ गया, और अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, हीट कितनी सप्लाई की आपने 10,000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि यही T2 माइनस T1। तो इस सिचुएशन में आप T2 माइनस T1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 चेंज किया आपने टेम्परेचर, 2 डिग्री बढ़ाया तो इसलिए +2 आ रहा है। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना आपको, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है लिहाजा डेल्टा टी 2 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी 5000, ये इसकी हीट कैपेसिटी हो गई 5000 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ये जो भी हमने लिक्विड लिया हुआ है इसके अंदर 5000 जूल अगर मैं एनर्जी दूंगा, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। 5000 एनर्जी दूंगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने देखा 2 डबल दिया हुआ है जी, 10,000 दिया हुआ है तो देखें 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी से मुराद है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए, इसको आप हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो ये हो गया जी आपके पास हीट कैपेसिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हीट कैपेसिटी हमने क्या कहा, हीट की मिकदार जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए, उसको आप कहते हो हीट कैपेसिटी। सी से इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जबकि इसका यूनिट है जूल्स पर डिग्री। केल्विन भी हो सकता है, सेंटीग्रेड भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने हीट कैपेसिटी पढ़ लिया। अब हम आगे आते हैं जी, नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमें देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। हीट कैपेसिटी तो वो ही हो गई, हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, हीट जज्ब करने की सलाहियत, लेकिन यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक वर्ड, यानी खास हीट जज्ब करने की सलाहियत, ये इसके लफ्जी मायने बनते हैं। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बिल्कुल वही हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, बस ये चीज का इजाफा हो रहा है। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बस ये 1 किलोग्राम का इजाफा हुआ है, बाकी ये तो वही डेफिनेशन आ गई। अब ये है क्या, देखिए हमारे पास जब ये हमने हीट कैपेसिटी का टर्म बनाया कि जी एक ऑब्जेक्ट में हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कितनी है, इससे ये पता चल जाता है जिस ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो जाके उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और जिसका हीट कैपेसिटी कम होगा इसका मतलब है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है और फौरन से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमने ये जो टर्म बनाया था हीट कैपेसिटी, ये इसलिए बनाया था ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा वो हीट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसका कम होगा वो कम। लेकिन इसमें एक गड़बड़ आना शुरू हो गई। ये जो हमने हीट कैपेसिटी बनाई, काफी अच्छी टर्म्स की, आराम से मेजर हो जाती है जी, टेम्परेचर नापे, हीट देखें कितनी आपने सप्लाई की, दोनों को डिवाइड कर दे, आराम से मेजर हो जाती है, फायदा भी हो रहा है आपको। इससे पता चल जाता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन सा जो है वो कम एब्जॉर्ब करेगा। जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो अच्छा ऑब्जेक्ट होगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसका कम है वो कम होता है। लेकिन एक गड़बड़ आना शुरू हुई इसमें। क्या गड़बड़ आना हुई, यहाँ हमने हीट कैपेसिटी में देखें मास इंक्लूड नहीं किया हुआ, वजन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ था, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ था, ये 1 किलो हो या 10,000 किलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में मास नहीं है, मास को शामिल नहीं किया हुआ। यही गड़बड़ थी। क्यों गड़बड़ थी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करें, कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है जी, मेरे पास ये पानी है एक छोटे से बीकर में, और ये पानी है मेरे पास एक बड़े से बीकर में।
बड़े से बीकर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ दोनों की हीट कैपेसिटी डिफरेंट आ जाएगी। अब इस पानी का अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना होगा, इस मामले में जो मेरे पास पानी है, अगर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 6 डिग्री करना है, तो जाहिर बात है यहाँ मुझे कम हीट एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि मिकदार कम है, पानी कम है। तो यहाँ पे मेरे पास जो हीट कैपेसिटी आएगी पानी की, वो क्या आएगी, वो कम आएगी। जबकि इस पानी को अगर मैं लूँ, सपोज करें इस पानी का भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका भी टेम्परेचर मैं 6 डिग्री करना चाह रहा हूँ, तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे हीट कैपेसिटी ज्यादा आएगी, मुझे बहुत ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी तो जाके पानी गर्म होगा। काफी ज्यादा हीट में दूंगा तो जाके, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद में फर्क है, ठीक है। अभी साइंटिफिक रीजन में इसका पेश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ज्यादा हीट चाहिए होगी, तो यहाँ पर जो वाटर है इसका जो हीट कैपेसिटी बनेगा वो हाई बनेगा। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, पानी का दो अलग अलग मामलों में दो अलग अलग हीट कैपेसिटी आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, पानी अच्छा है कि पानी बुरा है? पहली वाली सिचुएशन को देखेंगे तो पानी जो है वो जल्दी हीट एब्सॉर्ब करता है। दूसरी वाली सिचुएशन को देखेंगे तो पानी बहुत अच्छा है जी, बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, तो गड़बड़ हो रही है। सीधी सी बात है, अगर आप छोटा सा पानी लें, एक गिलास पानी लें और उसको चूल्हे में रख के गर्म करें, जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर आप पूरी टंकी भर के पानी लें और उसको गर्म करें तो वो थोड़ा देर में गर्म होगा। सीधी सी बात है ना, उसका टेम्परेचर देर में राइज होगा। बहुत ज्यादा हीट दोगे तो जाके उसका टेम्परेचर राइज होगा, और अगर आपने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है तो थोड़ी सी हीट दोगे, पानी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सो वजन का इफेक्ट है, वजन का फर्क पड़ रहा है। अगर हम कम वजन ले रहे हैं तो हीट कैपेसिटी कम हो रही है, ज्यादा वजन ले रहे हैं तो हीट कैपेसिटी ज्यादा हो रही है। फर्क पड़ रहा है वजन का। यही मिस्टेक की हुई थी हमने, हीट कैपेसिटी में मास को इंक्लूड नहीं किया था, वजन को इंक्लूड नहीं किया था। अब साइंटिफिक रीजन क्या है, हम जानते हैं जी कि मॉलिक्यूल्स जो है उसका ताल्लुक जो है वो वॉल्यूम से होता है। एवोगाड्रो लॉ पढ़ा है ना आपने, एवोगाड्रो लॉ, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि इस पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ मोल ज्यादा होंगे, बी के अंदर जो है वो आपके पास मोल ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, और ए के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होंगे। तो अब जाहिर बात है जो हीट मैं आपको दूंगा वो अंदर मॉलिक्यूल्स के जाके उनकी टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसी से टेम्परेचर बनता है। अब मैं यहाँ ए वाले पानी को जब मैं हीट दे रहा हूँ तो वो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जा रहा है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बनता है। तो यहाँ टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है। फटाफट जो है टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट गेन करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, इसलिए कम आ रही है। यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है। तो अब यहाँ मैं हीट दूंगा, काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मुझे इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जाके सारे मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलेगी और फिर जाकर के जो है वो टेम्परेचर राइज होगा। तो यूं यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद की वजह से हीट कैपेसिटी ज्यादा आ रही है। सीधी सी बात है, दो बच्चे हैं, 100 रुपए अगर आपके पास है, दो बच्चों में बांटोगे तो 50-50 मिलेंगे। 1000, 100 रुपए और 100 बच्चों में बांटोगे तो सबके पास कम कम आएगा, ये वो मामला है। तो चूंकि आपके पास शुरू में पानी कम है, तो आप जब उसको हीट दे रहे हो तो फटाफट से टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि हर हर मॉलिक्यूल, कम मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। जबकि दूसरी सिचुएशन में चूंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अब आपको सारे मॉलिक्यूल्स को इंटरनल एनर्जी दे के उनका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो यूं आपकी हीट एनर्जी ज्यादा लग रही है। सो ये गड़बड़ आ रही थी हीट कैपेसिटी के अंदर, कि हीट कैपेसिटी में हमने मास को इंक्लूड नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से एक ही मटेरियल की अलग अलग हीट कैपेसिटीज आ रही है। अगर हम एक लोहा लें, कम लोहा लें तो उसका हीट कैपेसिटी कम होगा, ज्यादा लोहा ले लेंगे तो उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। मास को इंक्लूड करना चाहिए, तो मास को इंक्लूड करके हमने करेक्ट किया, और हमने फिर हीट कैपेसिटी को कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां मास इंक्लूड कर दिया। अमाउंट ऑफ हीट देख ले, कहां है पॉइंटर, कहां गया ये? अब ये क्या है, स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। अब आपने मास को स्पेसिफिक कर दिया कि 1 किलो मास लेना है आपने, जो भी मटेरियल ले रहे हो उसकी हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका 1 किलो मास आपको लेना है बाय 1 डिग्री। तो ये क्या होती है जी, कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है उसका 1 किलो मास है, ज्यादा नहीं कम नहीं, 1 किलो मास अगर आपके पास है, जैसे पानी 1 किलो आपके पास है, लोहा 1 किलो है, कॉपर 1 किलो है, तांबा 1 किलो है, तो 1 किलो मटेरियल अगर आपके पास है, उसका अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जितनी हीट चाहिए होगी उसको आप कहोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अब यहाँ पर जो है, अब जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालोगे तो मास आपको सेम लेना पड़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पहले बीकर के अंदर पानी लिया है 1 किलो 1 kg, तो अब आपको दूसरे बीकर के अंदर भी पानी 1 किलो ही लेना पड़ेगा 1 kg। मास सेम कर दिया तो अब इनकी हीट कैपेसिटी एक जैसी आएगी और उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस का 1 किलो मास आपके पास मौजूद है, उसका आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जी, अब हम इसको सी से डिनोट करते हैं। वजह यह है कि हालांकि सी से तो हम स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते, वो हीट कैपेसिटी को डिनोट करते थे, मैंने कहा ना वो तो गलत हो गई, खत्म हो गई। तो चूंकि पहले हम सी को हीट कैपेसिटी के लिए रखा हुआ था, लेकिन वो तो खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट फिनिश। अब हम हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, हीट कैपेसिटी नहीं निकालते, खत्म हो गई क्योंकि वो गलत है। तो अब हम सी से इसको डिनोट करते हैं, इसको, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि डिफरेंस हमें क्रिएट करना है तो हम इसको सी बार कह देते हैं। सी बार से मुराद होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सी से मुराद होगा हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है जी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। देखें फॉर्मूले में मास आ गया, मास आ गया, ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 किलो मास लें तो उसके 1 किलो मास का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए उसको आप कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी चीज की अगर ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। सो जिस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, समझ लो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। और जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब है वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करेगा और गर्म होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करें जी मेरे पास दो मटेरियल है, एक ही जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 5 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बी मटेरियल है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 1000 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ए वाले मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कम है, यानी कि आप सिर्फ 5 जूल दोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू हो जाएगा। 10 दी तो 2 टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2 डिग्री, यानी थोड़ा थोड़ा सा हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो गर्म होना शुरू हो जाएगा, बेकार हो जाती है हमारे लिए मटेरियल। और ये जो है बी मटेरियल है, इसका स्पेसिफिक हीट देखें ज्यादा है 1000, इसका मतलब है ये 1000 जूल एनर्जी लेगा तो जाके इसका एक टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, 1000 जूल एनर्जी, ठीक ठाक एनर्जी दोगे तो जाके ये गर्म होना शुरू होगी। तो ये वाला मटेरियल जो है हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम जो इंजन वगैरह बनाएंगे, जो हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो करेंगे, बाहर गर्म ना होने दें, उसके लिए मटेरियल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। सो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दो चीजें हो गई। अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसकी हीट चाहिए उसको आप कहते हो हीट कैपेसिटी। और अगर आप 1 किलो मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो चीजें हो गई हैं, जरा इन दोनों के दरमियान एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देख लेते हैं, कोई एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को बताएगा। रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड सी बार। अब ये सी से मुराद जो है वो हीट कैपेसिटी है, और सी बार से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मूला बना रहे हैं जी, जिसके जरिए हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों आ जाए। तो हम क्या करते हैं जी, हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लेते हैं, सी बार इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है जी। अब ये मास डिवाइड हो रहा है, ये क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी। अब ये मास देखें आप डिवाइड में है, इसको हम सी बार के पास लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, ये तो हमने शुरू में पढ़ा है, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। लिहाजा इस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की जगह सी डाल देते हैं, तो एम सी बार इक्वल्स टू सी। ये इसका हमारे पास जो है वो एक दोनों के दरमियान एक इक्वेशन बन गया कि अगर हम मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करें तो हीट कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी आपको कैसे मिलती है जी? हीट कैपेसिटी आप लें कैसे? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप मल्टीप्लाई करें मास से। तो किसी भी मटेरियल का अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिला हुआ है, आप उसको उसके वजन से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो एक का है, ये एक का है, आप तमाम वजन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। सो ये आ गया जी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान एक रिलेशन। सो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक हीट कैपेसिटी क्या होता है ये रहा, और एक हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ लिया क्या होता है, और दोनों के दरमियान हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अब हमारे पास है तीसरी चीज इनमें, थर्ड चीज, विच इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ये बिल्कुल वही जो अभी हमने पढ़ी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के 1 किलोग्राम के आपके पास मास है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए। बस फर्क ये है कि बाज औकात कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, खास करके गैसेस, हम उनको मास में नहीं मेजर करते, हम उनको मोल्स में मेजर करते हैं। सॉलिड होता है आपके पास, आप सॉलिड को तो कैसे मेजर करते हो जी? वजन नाप लेते हो, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो, 15 किलो। लिक्विड को भी आप चलो मास में नाप सकते हो। अच्छा, लिक्विड को तो ज्यादातर हम वॉल्यूम में नापते हैं, लेकिन चले मास में नाप लें, 1 किलो, 2 किलो। लेकिन ये जो हमारे पास गैसेस होती है, इनका चूंकि वॉल्यूम डिफरेंट डिफरेंट होता है, इनका मास भी, तो इनको हम जो है केमिस्ट्री में भी अक्सर हम इनको मोल्स में मेजर कर रहे होते हैं। सो अब हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनाई थी, ये वाली जो हमने बनाई थी, इसमें हमने मास इंक्लूड किया हुआ था। अगर हमें मोल्स चाहिए तो फिर हमने ये मोलर स्पेसिफिक हीट बना दी। तो मोलर स्पेसिफिक क्या है जी? कि अगर आपके पास एक मोल, 1 किलोग्राम नहीं, एक मोल सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, एक मोल गैस है सपोज करें, उसका अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर आपको कितनी हीट चाहिए। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी मोलर। मोलर मतलब मोल से निकला है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है कि जी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। ठीक है, अगर यहाँ 1 किलोग्राम कर दूं तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 1 मोल बाय 1 डिग्री। वो ये चीज बिल्कुल 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन। बस इस मोल का और मास का फर्क है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हम मास में नापते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मोल में मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए फिर मोलर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, इसको हम जो है वो सी, अब चूंकि हमने सी से हीट कैपेसिटी को डिनोट किया है, सी बार से हमने जो है वो मोलर उसको स्पेसिफिक हीट को, तो हम इसको सी एम से डिनोट कर देते हैं, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास होता था ना, अब यहाँ मोल्स आ जाएगा, मोल्स डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। जबकि इसका यूनिट क्या बन जाएगा? जूल्स पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तो चीज बिल्कुल वही है जी, जो स्पेसिफिक हीट है काम वही है, बस फर्क क्या है कि आप जो है अक्सर कुछ ऑब्जेक्ट्स को मोल में मेजर कर रहे होते हैं, तो यहाँ आपने मोल को इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में रिलेशन निकालें, ठीक है, रिलेशन निकालें, अगर हम वही इक्वेशन बनाए कुछ बिटवीन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी? हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का, क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, सी एम इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। ठीक है जी, अब मोल्स की जगह आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डेल्टा टी। ठीक है जी,
अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये डिवाइड का डिवाइड है, इसको हम डेल्टा क्यू के पास ले जाते हैं पहले। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू, यहाँ आ गया मॉलिक्यूलर मास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, इसको आप नोमिनेटर में ले गए। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, इसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो आपने लिख दिया जी मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर मास को अगर हम स्पेसिफिक कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हो गई। तो ये तीन चीजें हो गई, एक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 किलो मास का वजन आ गया, 1 किलो मास का अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, इसको आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 किलो नहीं बल्कि 1 मोल सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, उसका अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको कितनी हीट चाहिए, उसको आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले हमने बात करे, तीनों की यूनिट्स पर हमने बात करी, और फिर हमने तीनों के दरमियान इंटर रिलेशंस भी देखा। ठीक है, तो ये आप देख लें जी, ये हमारे पास है हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के दरमियान इक्वेशन। और ये जो हमने आखिर में बनाई है ये हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट के दरमियान इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारा टाइम जो है क्लास का ओवर होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह अब हम आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है वो ये कि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसकी दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कहलाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि मैं टेम्परेचर कहती है प्रेशर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, मोल्स को इंक्लूड करते हैं। और मोल्स का मामला ज्यादातर किस में होता है, गैसेस में होता है। तो ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ना ये ज्यादातर हम गैसेस की निकालते हैं। यानी अगर आपके पास सॉलिड है उसकी आपने हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी निकालनी है तो आप उसकी स्पेसिफिक हीट निकालोगे, लिक्विड की भी स्पेसिफिक हीट निकालोगे। लेकिन जब हम गैसेस पर बात करते हैं तो गैसेस के अंदर हम वजन नहीं लेते, गैसेस के अंदर हम मोल्स लेते हैं। सो यहाँ जब हम गैसेस की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मेजर करनी होगी तो हम स्पेसिफिक हीट नहीं मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। अब आपने गैस लॉस पढ़े हैं जी, ये वॉल्यूम प्रेशर ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो कभी हम जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, कभी हम जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करते हैं बड़ा। तो आप जब एक गैस की इस मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, दो किस्म की होती है उसकी उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट दो किस्म की होंगी। एक तब जब आपने उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ होता है, उसको आप कहते हो सीपी। एक कब, जब आपने उस गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ होता है, उसको आप कहते हो सीवी। तो ये दो जो है इसके इंशाल्लाह फॉर्मूले और उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ हमारा टाइम जो है वो क्लास का वाइंड अप होने जा रहा है।